गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे हमारी क्लास कौन सी थी, बीएससी पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, ये सबको पता ही है। इसमें हम बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट, यानी कि वैसे देखे जाए बुक के हिसाब से तो फोर्थ यूनिट है, लेकिन हमने इसे पहले पढ़ लिया। थर्ड यूनिट बाद में पढ़ेंगे। कौन सी? पोलराइजेशन, वो बाद में पढ़ेंगे। तो जो हमारी थर्ड यूनिट थी वो थी वेव मोशन के बारे में, यानी कि तरंग गति। और तरंग गति क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, तरंग गति क्या हो रही है। अब बात करेंगे हम वन डायमेंशन की, यानी कि 1D में तरंग की गति, वो देखेंगे वो कैसे होती है, क्यों होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेव की। वेव मैंने आपको बताया था, वेव क्या होती है। वेव एक प्रकार की फॉर्म होती है जिससे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम में लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे वेव क्या होती है, एक जरिया होती है जिसकी वजह से हम किसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसका ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी, मोमेंटम और इंफॉर्मेशन। इन चीज़ों का हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और इसमें ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था ये कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हम एकविमीय तरंग संचरण की। तो अपनी हेडिंग डालिए, एकविमीय तरंग संचरण। एकविमीय तरंग संचरण। और इसमें क्या होता है एकविमीय तरंग संचरण में, इसमें क्या होगा कि जो वेव है, वेव की गति किस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होगी, एक ही दिशा में होगी, एकविमीय। यानी कि जैसे ये अपना अक्ष है, एक्स एक्सिस ले लिए, उधर से दिखेगा सही से, ये अपना एक्स एक्सिस है, तो वेव की गति कैसे होगी, ऐसे, या फिर अगर बैकवर्ड में ले तो ऐसे। और 3D में क्या होता है, 3 अक्ष होता है अपने, तो तीनों में क्या होती है, उसकी गति होती है। तो अब पढ़ेंगे एक अक्ष की सापेक्ष की गति या एक अक्ष, एकविमीय तरंग संचरण, यानी कि एक ही दिशा में तरंग का संचरण। अब लिखिए इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। हम जानते हैं कि जब एक दिशा में तरंग का संचरण होता है तो माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि जब माध्यम एक दिशा में क्या होता है, जब हम जानते हैं कि क्या, एक बार फिर से सुनना आराम से। हम जानते हैं क्या, जब एक ही दिशा में तरंग का संचरण होता है तो माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है। और वो कैसे उत्पन्न होता है देखते हैं। मान लिया कि तरंग का संचरण कैसे हो रहा है, एक दिशा में, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो विक्षोभ उत्पन्न होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, वाई डायरेक्शन में। ये अपनी एक्स डायरेक्शन, ये अपनी वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये अपना मूल बिंदु O, और ये एक्स दूरी चलकर बिंदु P पर जाती है, और बिंदु P पर भी वाई दिशा में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये लो, ये किसको शो कर रहा है, विक्षोभ को, यानी कि इन्फॉर्मेशन को, जो यहाँ से यहाँ जा रही है एक्स दूरी तय करके। और अगर ये टाइम भी लगेगा, यहाँ से यहाँ जा रही है तो जाहिर सी बात है टाइम भी लगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो टी भी आएगा। और वो कैसे आएगा, अभी तो इतना नोट कर लो, जब टी की ज़रूरत पड़ेगी तो टी भी ले लेंगे। वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इतनी दूरी तय करेगी, दूरी तय करने में टाइम भी आएगा, और टाइम आएगा तो फिर जो टाइम, दूरी, चाल, इन सब में एक रिलेशन होता है वो भी लगाएंगे। तो अभी तो एक डायग्राम बनाइए, इसके बारे में लिखते हैं। तो मैंने पहले क्या बोला वो सुनिए। हम जानते हैं कि जब एक दिशा में तरंग का संचरण होता है तो माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल, ये अपना एग्जाम्पल लिखना आप। माना एक दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है जिसके कारण वाई दिशा में विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं। माना एक्स दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है जिसके कारण वाई दिशा में विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं। ये लिख लीजिए आप, ये बना लीजिए, बना लिया। अब आगे लिखिए इसके नीचे, अतः तरंग का विस्थापन समय का फलन होता है। अतः तरंग का विस्थापन समय का फलन होता है। समय का फलन क्यों होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग तो इसकी वो चेंज हो रही है।
इतना टाइम ले रहा है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ये किसका फलन हो जाएगा? समय का फलन है। अतः तरंग का विस्थापन समीकरण, ये डायग्राम मिटा देता हूँ मैं और लिखना स्टार्ट कीजिए। डायग्राम बना लिया। तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होगा? y फंक्शन है किसका? t का, यानी कि किसका फलन है? समय का। अब देखते हैं प्रारंभ में क्या होता है। प्रारंभ स्थिति में क्या होता है? मूल बिंदुओं पर लिखिए। यानी कि प्रारंभिक स्थिति कौन सी? मूल बिंदु O पर क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू f0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसके लिए हो गई अपनी? ये हो गई अपनी t बराबर प्रारंभिक स्थिति के लिए। अब आगे चलते हैं। माना तरंग t समय में बिंदु P पर v वेग से पहुंच जाती है। यह तरंग O से P तक x दूरी तय करती है। लिखिए एक बार। माना तरंग t समय में बिंदु P पर v वेग से पहुंच जाती है। यह तरंग O से बिंदु P तक x दूरी तय करती है। ये क्या कह रहा है? माना t समय में तरंग बिंदु O से P तक v वेग से पहुंच जाती है, यानी कि ये थी अपनी डायरेक्शन, x था, ये मूल बिंदु ले रखा था। डायग्राम छोटा बनाता हूँ समझाने के लिए, सिर्फ बना तो हमने पहले लिया p, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x, ये y। यहाँ तक यहाँ पहुँचने में कितना समय लग रहा है? t समय। वेलोसिटी कितनी है इसकी और दूरी कितनी चली है? x। तो ये क्या कह रहा है? माना t समय पश्चात, यहाँ पे तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे t बराबर क्या था? t इक्वल टू 0 था। अब t इक्वल टू t, यानी कि t समय पश्चात ये विक्षोभ कहाँ चला जाता है? बिंदु P पर। और किस वेलोसिटी से जाता है? v से, v वेग से जाता है। v वेग से कहाँ जाता है? बिंदु O से P तक जाता है। और कितनी दूरी से चलता है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो जब ये x डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? बिंदु P पर। तो जब ये P पर पहुँच जाएगा तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? समय, दूरी और चाल, इनमें रिलेशन क्या होता है? देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, तो समय क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे चाल। और ये दूरी हमें दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है? x, चाल वेलोसिटी कितनी है? v। इससे हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार आप समझ लीजिए। अगर रफ के लिए उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। तब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, बस ये जो मैंने रफली समझाया इसको लिखना है इधर। जो मैंने रफ में समझाया, आपको रफली समझाया है, इसको फेयर तरीके से उतारना है। और फेयर तरीके से कैसे उतारते हैं वो देखते हैं एक बार। ये हो गया, वो आपने लिख ही लिया था। अतः मैंने एक लाइन लिखाई थी, फिर से बोल देता हूँ। ये समीकरण 1 लिखने के बाद में लिखिए। माना तरंग t समय में बिंदु P पर v वेग से पहुँच जाती है। यह तरंग बिंदु O से बिंदु P तक x दूरी तय करती है। अतः इनमें रिलेशन लिखते हैं। अतः समय इक्वल टू
दूरी बटे 4। और t क्या है अपने पास, t दूरी कितनी है x, और ये कितना है v। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो कितना हो जाए t x/v = 0। इक्वेशन नंबर 2 दिख तो रहा है ना आप लोगों को, इक्वेशन नंबर 2 तक आराम से दिख रहा है। अब ये मिटा देता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विक्षोभ है जो बिंदु P पर है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इस टाइम है, यानी कि जो अपने पास टाइम है, ये टाइम, ये इतना टाइम बिंदु O से विक्षोभ को O से P तक पहुंचने में लगा, तो इतने टाइम पूर्व, इस टाइम से पूर्व समय, यानी कि इस समय से पूर्व जो विक्षोभ था यहाँ बिंदु P पे, वो कहाँ था, बिंदु O पे। कहाँ था, बिंदु O पे। जैसे कि ये एक बंदा है, ये दूसरा आदमी है कोई, इसके पास 500 रुपये है। थोड़ी देर बाद में इसने क्या किया, ये 500 रुपये इसको दे दिए, तो ये 500 इसके पास हो गए। ये मान लिया 5 मिनट बाद में ये आदमी इससे मिला और इसने 500 रुपये इसको दे दिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये मान लो इतने समय बाद में ये जो 500 रुपये थे इसने बिंदु P को दे दिए, लेकिन 5 मिनट पहले ये 500 रुपये किसके पास थे, बिंदु O के पास। किसके पास थे, बिंदु O के पास। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि इतने समय पूर्व जो ये विक्षोभ है, ये कहाँ पे था, बिंदु O पे। कहाँ पे था, बिंदु O पे। सेम कंडीशन यही एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे इसके पास ये बिंदु O है, इसके पास 500 रुपये हैं, 5 मिनट पश्चात ये बिंदु P को 500 रुपये दे देता है, तो इसके पास कुछ नहीं रहता, 500 रुपये कहाँ चले जाते हैं, बिंदु P के पास। लेकिन 5 मिनट टाइम कितना था इसके पास, 5 मिनट। तो 5 मिनट से पहले, जब मान लें कि 5 मिनट से पहले थोड़े पीछे जाते हैं, तो 500 रुपये किसके पास थे, बिंदु O के पास थे। तो वही चीज़ ये बता रहा है कि t समय पूर्व जो t समय पश्चात जो विक्षोभ P पे था, वो t समय पूर्व यानी कि इस समय से पूर्व, ये जो अपने पास टाइम है, इससे पहले कहाँ पे था, बिंदु O पे था। तो यही चीज़ क्या करनी है, हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, लिखिए अब एक बार आप लिखिए, बिंदु P पर जितना विक्षोभ उत्पन्न होता है उतना ही विक्षोभ, बिंदु P पर जितना विक्षोभ उत्पन्न होता है उतना ही विक्षोभ x/v, एक बार लिख लीजिए, फिर दोबारा से समझाता हूँ आपको अगर नहीं समझ में आया तो। बिंदु P पर जितना विक्षोभ उत्पन्न होता है उतना ही विक्षोभ x/v समय पूर्व मूल बिंदु O पर उत्पन्न होता है, अर्थात P और बिंदु O पर उत्पन्न विक्षोभ का मान समान होता है। अर्थात बिंदु P और बिंदु O पर उत्पन्न विक्षोभ का मान समान होता है। अतः t समय पूर्व तरंग का विस्थापन समीकरण, अतः t समय पूर्व तरंग का विस्थापन समीकरण, यहां तक लिख लीजिए। अब थोड़ा सा समझाने का काम है। ये क्या कह रहा है कि बिंदु P पर जितना विक्षोभ है वो t समय पूर्व, t क्या निकाला था हमने, x/v, यानी कि x/v समय पूर्व कहाँ पे था, बिंदु O पे था, O पर था। और बिंदु O और बिंदु P पर विक्षोभ का मान कैसा है, दोनों का इक्वल है। जैसे अब देखते हैं, ये बिंदु O है, मान लिया यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका नाम है बिंदु O, ये पर्सन है अपने पास सेकंड वाला, इसका नाम है P है। इसके पास ये मान लो 500 रुपये, इसके पास 0 रुपये। इसने क्या किए, ये 500 रुपये 5 मिनट के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिए, फ़ोन पे वगैरह जो भी अब इस टाइम चल रहे हैं, 500 रुपये इसको फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे कर दिए। ठीक है, कितना टाइम लगा, 5 मिनट के बाद में किया इसने। अब ये 500 रुपये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गए। अगर देखा जाए तो 5 मिनट टाइम अगर थोड़ा पीछे चले, अब हमें 10 मिनट हो गई, तो अब जैसे 10 मिनट थोड़ा पीछे चले, यानी कि 5 मिनट बाद में इसके पास आ गए। अब 5 मिनट पहले चले तो ये 500 रुपये किसके पास थे, ये पर्सन अपना O था, इसके पास था, इसके पास थे 500 रुपये। तो देखिए अब इसके पास में जो पैसे हैं और इसके पास में जो पैसे हैं वो कैसे हैं, दोनों इक्वल थे।
इक्वल कैसे हुए, जो यहाँ पे थे वही यहाँ पे हैं, ऐसे तो थे नहीं कि यहाँ पे 500 थे यहाँ पे हमने 1000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, जितना विक्षोभ बिंदु O पे था उतना ही बिंदु P पे है, क्योंकि बिंदु O से विक्षोभ कहाँ गया है, बिंदु P पे, ना कि कोई नया विक्षोभ बिंदु P पे आया है, ठीक है। यही वेव का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, यानी कि किसी फॉर्म में, ये एक फॉर्म होती है। वेव की बात कर रहे थे हम, तो एक फॉर्म होती है जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, या किसी जैसे मान ले कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जैसे फोटोन के रूप में, इनके रूप में, और मोमेंटम वगैरह इनको, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने, इसके बाद में जो लाइनें लिखनी थी वो भी लिख लिए। अब टी समय पूर्व जो अपनी तरंग था उसका समीकरण लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये कर लिया हमने। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या होगा देखिए एक बार। y इक्वल टू टी माइनस एफ, ऐसे कैसे, x अपॉन v, इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया अपने पास विस्थापन समीकरण, y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। एक लाइन और लिखिए, फिर थोड़ा सा समझाते हैं, पहले लिख लीजिए एक बार इसको। हम जानते हैं कि तरंग का संचरण पॉजिटिव x व नेगेटिव x दोनों दिशाओं में संभव होता है, इसलिए नेगेटिव दिशा में तरंग का विस्थापन समीकरण क्या, एक बार लिखिए। हम जानते हैं कि तरंग का संचरण पॉजिटिव x व नेगेटिव x दोनों दिशाओं में संभव होता है, इसलिए नेगेटिव दिशा में तरंग का विस्थापन समीकरण, नेगेटिव दिशा में देखिए, ये अपना मूल बिंदु था O, ये विक्षोभ y दिशा में था, y डायरेक्शन में, ये बिंदु P पे भी एक विक्षोभ उत्पन्न हो रहा था, ये मूल बिंदु अपना O, यही तो लिखा था मूल बिंदु, मूल बिंदु लिखा था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे, डायरेक्शन इस तरफ जा रहे थे पहले, P बिंदु की ओर, क्या थी, पॉजिटिव x। अब मान लिया इस डायरेक्शन में आ गया, ये अपना P बिंदु आ गया इस डायरेक्शन में, P बिंदु आ गया, अब यहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो जो ये डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स। तो t कितना हो जाएगा अपना, t इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय अपना t है, दूरी कितनी है माइनस एक्स, वेलोसिटी कितनी है v, तो t प्लस एक्स अपॉन वी, f इक्वल टू y। ये अपना हो गया किसके लिए, नेगेटिव दिशा के लिए हमने ये निकाल लिया, एफ टी एक्स अपॉन वी। ये किसके लिए आ जाएगा, नेगेटिव दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो हमने लिख ही लिया, पॉजिटिव के लिए कहाँ है, ये रहा। और तरंग का संचरण पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में क्या होता है, संभव होता है कि दोनों ही डायरेक्शन में विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है। तो पॉजिटिव के लिए तो निकाल लिया, अब नेगेटिव के लिए निकालना था, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, एक बार दोबारा से समझाता हूँ अच्छे से, थोड़ा ये एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो आगे तो डेरिवेशन करनी है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना मूल बिंदु है, और ये उत्पन्न हो रहा है विक्षोभ, ये मूल बिंदु O है, ये वाई डायरेक्शन है, ये बिंदु P है, ये हो रहा है विक्षोभ उत्पन्न, सॉरी विक्षोभ बराबर करो y, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। अब इधर बात करते हैं मूल बिंदु से इस तरफ, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। अगर इधर उत्पन्न हो रहा है y, ऐसा दे नहीं रखा है, लेकिन ओनली समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये बिंदु P है, तो t समय पश्चात कितनी दूरी चलती है ये, और नेगेटिव में डिस्टेंस होती है तो क्या लग जाता है, माइनस में लग जाता है, माइनस हो जाएगी, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, ठीक है। ये हो गया। अब ये वेलोसिटी भी अपने पास, चाल भी है, सॉरी दूरी भी है, और t भी है। अब इन दोनों में क्या, तीनों में क्या रिलेशन होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, और समय कितना है अपना t, दूरी कितनी है माइनस एक्स, वेलोसिटी कितनी v, t इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन v, और फंक्शन यही था अपना y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू एफ टी एक्स अपॉन वी।
समझ गए? तो ये किसके लिए आ गया समीकरण, विस्थापन समीकरण, नेगेटिव दिशा के लिए। ठीक है, तो अगर ये उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं रफ के लिए। मिटा देता हूँ अभी। अब लिखते हैं आगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि नेगेटिव दिशा के लिए। तो हमने लिख लिया, हम जानते हैं कि तरंग का संचरण पॉजिटिव x व नेगेटिव x दोनों ही दिशाओं में संभव होता है, इसलिए नेगेटिव x दिशा में तरंग का विस्थापन समीकरण y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इधर एक फंक्शन f की जगह g ले लेते हैं, t प्लस एक्स अपॉन v, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन अपने पास, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इसको यू के इक्वल कर लेते हैं हम, टी एक्स अपॉन वी, देन वाई इक्वल टू एफ यू, फ्रॉम इक्वेशन कितनी है अपनी 4। इसका भी करेंगे, इसको डब्ल्यू के बराबर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा टी प्लस एक्स अपॉन वी, देन क्या मिलेगा हमें वाई जी डब्ल्यू। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 5 का फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 5 का सेकंड। इतना हो गया, इतना क्लियर। ये मान लिया हमने, लिख लो इधर एक बार, माना, और इधर ये मान लिया। इतना मानने के बाद में लिखिए अतः परिणामी तरंग का विस्थापन, जो हमें तरंग मिलेगी उसका विस्थापन, अतः परिणामी तरंग का विस्थापन, अतः परिणामी तरंग का विस्थापन। और परिणामी तरंग का विस्थापन कितना होगा, देखिए y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। यही क्या है हमारे पास, परिणामी तरंग का विस्थापन है। क्या मिल गया, परिणामी तरंग का विस्थापन मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो लिखिए समीकरण 6 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy dt डेल एफ यू डेल टी प्लस डेल जी डब्ल्यू डेल टी। अब देखिए ये u है अपने पास और नीचे t है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते u को सिर्फ u का ही फंक्शन बना ले, ये अपना होगा ना, इसको ऐसे बना ले डेल एफ यू डेल u। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डेल u से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डेल w से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार, इसको बाहर ले लो एक बार, डेल अपॉन डेल टी को, और डेल u से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, डेल u से नीचे भी, और ये अपना एफ यू ऐसे कैसे एज इट इज, और इसके लिए भी इस टी को बाहर ले लो एक बार, और डेल डब्ल्यू और ये अपना जी डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, क्योंकि ये कोई इशू तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे अभी हटाना चाहें तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब इसको तो एक साथ लिख दो, इसको और इसको एक साथ लिख के इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो डी वाई डी टी इक्वल टू डेल यू डेल टी डेल एफ यू और डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू डेल टी डेल डब्ल्यू जी डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू। ये इक्वेशन हमें मिल गई, यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इक्वेशन मिल गई हमें, यहाँ तक इक्वेशन मिल गई। अब एक बार इस तरफ का उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें, क्योंकि इस तरफ का काम नहीं आने वाला। अब इस तरफ का मिटाएंगे हम लोग।
ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। ये हेडिंग भी हटा देता हूँ, पता है आप लोगों को क्या पढ़ रहे हैं। नाउ लिखिए, यहाँ से लिख लिए, थोड़ा जगह मिल जाएगी, इस तरफ से कर लीजिए। नाउ u इक्वल टू क्या था अपने पास, t x माइनस वी, ठीक है। देन डेल u डेल t इक्वल टू 1 माइनस 0, डेल u डेल t इक्वल टू 1, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली w बराबर क्या था हमारे पास, t प्लस एक्स अपॉन वी, तो डेल w डेल t इक्वल टू 1 प्लस 0, तो डेल w डेल t इक्वल टू 1। तो कितना था समीकरण, अतः मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, रखेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब रखिए वैल्यू, क्या मिलेगा हमें, dy dt इक्वल टू क्या मिला, डेल एफ यू डेल u प्लस डेल जी डब्ल्यू, और क्या था अपने पास, डेल w। इक्वेशन नंबर कितनी थी, 6 थी, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन रख गई हमें। अब इसका इक्वेशन नंबर 7 का फिर से समाकलन अवकलन कर दो। समीकरण 7 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए जैसे ही t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो डबल डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, ऐसे कैसे, और ये डेल एफ यू डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल टी, जी डब्ल्यू, ठीक है, इतना ठीक है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, अगर इसको इससे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ यू डेल टी डेल यू, अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। तो हमें क्या करते हैं, अपनी सहेलियत के अनुसार, यानी कि इक्वेशन थोड़ी जल्दी सोल्व हो जाए, कठिन ना हो, तो इसको सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन को जो ये था, इस वाले फंक्शन को डेल यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डेल यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर नीचे डेल यू से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर नीचे डेल यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखने क्या होगा, थोड़ा ऊपर कर लो ताकि जगह बच जाए, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डेल इक्वल टू डेल टी, और डेल यू से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और अपना ये ऐसे कैसे, और इस जगह क्या कर देंगे, डेल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपना ये ऐसे कैसे। अब सोल्व कर लो, इतना तो वही करना है जो पहले किया था, डेल वाई डी टी स्क्वायर डेल यू डेल टी डेल यू स्क्वायर एफ यू डेल यू स्क्वायर प्लस डेल डब्ल्यू डेल टी, बाकी का डेल स्क्वायर जी डब्ल्यू, और ये अपना जी डब्ल्यू का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए वी नो डैट, यहाँ लिख लीजिए एक बार, वी नो डैट क्या जानते हैं हम, डेल यू डेल टी एंड डेल डब्ल्यू डेल टी
इक्वल टू 1। इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये हमने पहले सॉल्व कर ही ली कि दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इन दोनों की जैसे वैल्यू पुट करेंगे 1 हो जाएगा। एक बार उधर का उतारिए आप लोग, वीडियो पॉज करें, आराम से उतारे, मैं मिटा देता हूँ उधर का। इधर का भी उतारते जाना क्योंकि अब डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है अपनी। जैसे इन दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डेल एफ यू का स्क्वायर और डेल यू का स्क्वायर इक्वल टू डेल जी डब्ल्यू, यानी कि डेल स्क्वायर और डेल डब्ल्यू का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 यहाँ तक क्लियर? ये हो गई हमें इक्वेशन नंबर 8। अब फिर से क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 6 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। y इक्वल टू, वाई थी ना वो, क्या थी? y इक्वल टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू। ये अपनी इक्वेशन नंबर 6 थी। अब क्या करेंगे? पिछली बार हमने t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन किया, अब क्या करेंगे? x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो समीकरण, ठीक है, तो समीकरण 6 तो अपने पास तो आता है उपरोक्त समीकरण का, लिखिए, आता है उपरोक्त समीकरण का, अतः उपरोक्त समीकरण का, अतः उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो dy dx इक्वल टू डेल एफ यू डेल एक्स प्लस डेल जी डब्लू डब्लू और नीचे डेल एक्स। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? सिंगल फंक्शन बना लेते हैं, यू का कर लेते हैं और डब्लू का डब्लू। इसलिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे वही पहले वाली प्रोसेस, डेल यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू, ये अपना एफ यू, डेल अपॉन डेल एक्स, इधर डी डब्ल्यू से कर देंगे, डेल डब्ल्यू से कर देंगे, सॉरी, ये अपना जी डब्ल्यू। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, अपना हो जाएगा डेल यू डेल एक्स डेल एफ यू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू डेल एक्स जी डब्ल्यू और ये अपना डेल डब्ल्यू। यहाँ तक उतारिए, इस तरफ का उतारिए एक बार, इस तरफ का उतारिए फटाफट। वीडियो अगर किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और उतार ले आराम से, ठीक है? मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करना है? अब यू मानना है वापस से, और अब क्या करेंगे? पिछली बार टी के रेस्पेक्ट में किया था उसका डेरिवेटिव, इस बार एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? नाउ u इक्वल टू टी प्लस एक्स अपॉन, माइनस में था अपने पास यहाँ पे u, तो कीजिए डेल u इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन वी। तो डेल u डेल एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी, ठीक है? एंड सिमिलरली क्या होगा? w बराबर क्या था हमारे पास? w इक्वल टू था अपने पास t प्लस एक्स अपॉन वी, देन w डेल एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन वी। तो डेल w डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी। अतः उपरोक्त
समीकरण में मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे तो क्या होगा, ये -1/v, ये 1/v। रखिए मान dy dx इक्वल टू -1/v डेल f u डेल u प्लस 1/v डेल g w और ये अपना डेल w। ये हो गया, यहाँ तक वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ तक वैल्यू प्राप्त होने के बाद में देखिए एक इक्वेशन बन रही है, इसको इक्वेशन दे दीजिए। इक्वेशन कितनी देंगे इसको, कितनी थी अपने पास 8 के बाद में 9। अब लिखिए वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन 9 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो d² हो जाएगा इक्वल टू -1/v डेल x फिर से ये प्रोसेस हो गई। अब फिर से क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में हो जाएगा डेल x डेल w, सॉरी डेल u डेल x डेल w। इस इक्वेशन को क्या होगा, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेम फंक्शन बना लेंगे। जैसे डेल x की जगह अगर डेल w हो तो डेल w क्या हो जाएगा, डेल w, यानी कि एक ही फंक्शन हो जाएगा, एक क्वांटिटी का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा इजी करने के लिए, यानी कि इजी वे में लेने के लिए हम क्या करेंगे इसको, या फिर u का फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे u से, इसको w का फंक्शन बनाने के लिए ऊपर नीचे w से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेल w से। तो d² dx² -1/v डेल x डेल u f u डेल u, ठीक है। ये 1/v डेल x डेल w g w डेल w, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, डेल y² डेल x² -1/v डेल u डेल x डेल स्क्वायर एफ यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल u स्क्वायर प्लस 1/v डेल w डेल x डेल स्क्वायर जी डब्लू डेल w स्क्वायर, ठीक है। अब वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, लिखिए वी नो डैट डेल u डेल x इक्वल टू -1/v एंड डेल w डेल x इक्वल टू 1/v। ये यहाँ से देख लीजिए, ये वैल्यू होती है, ये तो हो जाएगा -1/v, ये हो जाएगा 1/v। अतः मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, ये फटाफट इस साइड का उतारिए, इस तरफ का मिटा दो, एक बार जल्दी से उतारिए फटाफट। और अगर किसी ने ना उतारा हो तो वीडियो पॉज करें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करें और उतार लें, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² dx² -1/v मल्टीप्लाई -1/v डेल स्क्वायर एफ यू डेल u स्क्वायर प्लस 1/v मल्टीप्लाई 1/v डेल स्क्वायर जी डब्लू डेल w का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/v² हो जाएगा
ये भी 1/v² हो जाएगा, और आगे क्या होगा, del स्क्वायर GW del W का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, 1/v² कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए 1/v² FU del U²। इक्वेशन कौन सी दी है, इक्वेशन 10। अब देखिए ये वाली वैल्यू हमें किसी ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, देखिए इक्वेशन नंबर 9 यानी कि इक्वेशन 8 या फिर इक्वेशन, शायद इक्वेशन 8 थी, तो समीकरण 8 व समीकरण 9, समीकरण 10 से, समीकरण 8 व समीकरण 10 से क्या हो जाएगा, d² dx² 1/v², ये किसके इक्वल रहा, d² dt²। इक्वेशन नंबर 11, इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी हमारे, d² dt² के। टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या था, इक्वेशन नंबर 6 का, तब हमें ये मिली थी। अब x के रेस्पेक्ट में किया तो हमें ये मिली थी, तो इस y 1/v² कॉमन लिया पूरी प्रोसेस में से, और ये वाली टर्म इसके इक्वल की, और इक्वेशन नंबर 11 मिल गई। लिखिए यह समीकरण या फिर समीकरण नंबर 11 एक विमीय में तरंग का संचय अवकल समीकरण, एक विमीय संचय में तरंग का अवकल समीकरण। लिखिए यह समीकरण एक विमीय में तरंग का अवकल समीकरण, तरंग का अवकल समीकरण, ये यहां तक हो गया। एक विमीय तरंग संचरण कंप्लीट हो गया आपका। एक विमीय तरंग समीकरण, ये यहां तक कंप्लीट हो गया, ये यहां तक पूछता है। और इसमें करना क्या है, देखिए अपने पास कोई वेव है तो उसका क्या करेंगे, विस्थापन समीकरण होगा। विस्थापन समीकरण बनाइए, विस्थापन समीकरण लीजिए, और उसमें बिंदु O और बिंदु P दोनों पे क्या कीजिए, बिंदु P पर क्या कीजिए, विक्षोभ यानी कि टाइम ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले जो बिंदु B पर जितना विक्षोभ था उतना ही बिंदु O पर होगा, तो क्या करेंगे, वो विक्षोभ देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, नेगेटिव यानी कि जो वेव की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों तरफ की हो सकती है, संभव है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। तो पॉजिटिव तो हम निकाल लेते हैं, तो नेगेटिव में निकाल लीजिए, और ये लेके दो तरंग होगी, यानी कि दो विस्थापन समीकरण बनेंगे। तो इसके लिए परिणामी तरंग का विस्थापन बनाइए, परिणामी तरंग का विस्थापन बनाइए। उसके लिए क्या करेंगे, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर एक इक्वेशन आएगी, उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, यानी कि दोबारा से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर एक इक्वेशन आएगी, वहाँ तक छोड़ देंगे। फिर जो अपना तरंग का परिणामी विस्थापन था उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या, अवकलन करेंगे। फिर जो इक्वेशन आएगी सोल्व करने के बाद में, उसके बाद में हम फिर उसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। और जब ये आएगी, इसको जब आगे सोल्व करेंगे, इतना सोल्व करेंगे, तो ये एक्स और टी यानी कि जो विस्थापन समीकरण होगा टी के रेस्पेक्ट में और जो वो एक्स के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का जो रिलेशन आएगा वही अपनी क्या होगी, एक ये तरंग का अवकल समीकरण होगा। ठीक है, एक वी में तरंग का अवकल समीकरण होगा। तो क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन लाने के लिए हम लोगों ने इतनी प्रोसेस की है। तो ये प्रोसेस ही यानी कि जो लास्ट वाली इक्वेशन ये है, यही कहलाती है एक वी में तरंग का विस्थापन या अवकल समीकरण कहलाती है, या एक वी में तरंग का संचरण कहलाती है। तो इतनी प्रोसेस क्या करेंगे हम, इतना याद रखना कि एक्स और टी, एक्स में और टी में हमने वहाँ पे क्या लिया था, ये दूरी थी और ये क्या था, समय। इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वही वी में समीकरण आएगा, इसका अवकल समीकरण होगा। और इन दोनों में ही हमें क्या लाना है, रिलेशन लाना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अगर अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं आपको सोल्व कर दूंगा। और अगर फिर भी नहीं आएगी तो मैं दोबारा से इस पर बना दूंगा। तो आराम से ये पूरा क्लियर है, यहाँ तक ये भी पूरा क्लियर है, ये भी पूरा क्लियर। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कंप्लीट कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल इजी वे में समझाया, अलग से भी समझाया आपको, इसमें भी समझाया। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक कीजिए आप।